हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि आप चाहे पॉलिटिकल हो आपके पास या फिर हिस्ट्री हो, ये टॉपिक आपको कई बार देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है द रेबेलियन ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका क्या बैकग्राउंड था, इसका इंट्रोडक्शन क्या था, क्या क्या रीजंस थे, मतलब कॉजेज़ क्या थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हुई, और कौन कौन से नेता थे या लीडर्स थे हमारे जो इसको लीड कर रहे थे इन क्रांति को अपने अपने रीजन्स के अंदर, और उसके अलावा ये आंदोलन, ये जो क्रांति थी ये फेल क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, और आखिरी में इसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सारी बातें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो 10 मई 1857 का वो दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है यूपी के अंदर मेरठ एक शहर है, वहाँ पर जो बटालियन थी उन्होंने जो है अपने ही अंग्रेज़ी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति कर दी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो बेल ऑफ आर्म्स थी, मतलब जो हथियार खाना था, उसके ऊपर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, जो उनके ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनको मारना शुरू कर दिया, और उनके जो बेंगलोज थे, जो उनके घर थे, ऑफिसेस थे, उनमें आग लगाना शुरू कर दी। और ब्रिटिश सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको मिल रही थी वो सबको बर्बाद करते हुए आ रहे थे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो रिकॉर्ड ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, या फिर वो कोई भी बंगलो या कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो जो सरकार से रिलेटेड हो, उन सबको आग लगाते हुए, तबाही मचाते हुए जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी लोग दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली में वो लोग पहुंचे लाल किले के अंदर, जहां उन्होंने मीटिंग की बहादुर शाह जफर, जो कि उस वक्त आखिरी मुगल एम्परर थे इंडिया के। तो बहादुर शाह जफर से मीटिंग करने के बाद उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो बहादुर शाह जफर है वो इस क्रांति की जो है लीडरशिप करे, इसका नेतृत्व करे, और इस क्रांति को पूरे इंडिया के लेवल पर, मतलब बड़े लेवल पर फैलाया जा सके। दिल्ली पहुंचने के बाद ये जो आंदोलन था, ये जो क्रांति थी, वो सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी तक सीमित नहीं थी, ये सिर्फ सैनिक विद्रोह तक सीमित नहीं थी। अब सैनिकों के साथ साथ इसमें आम लोग भी जुड़ने लगे थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति को ज्वाइन कर रहे थे। और ये क्रांति के अंदर अब सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ तो जो गुस्सा था ही था, उसके खिलाफ, उसके साथ साथ जो मनी लैंडर्स थे, जो ज़मींदार्स थे, उनके खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिल रहा था आम लोगों में, और उनके खिलाफ भी इस क्रांति को किया जा रहा था। अब इसके बाद हम बात करते हैं रीजंस की, कि सबसे बड़े कारण क्या थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति जो है सिपाहीज ने शुरू कर दी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की, मतलब राजनीतिक कारण की। तो अगर आप देखोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे बड़ा कारण था अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, और इस पॉलिसी के तहत क्या था, उन अंग्रेज़ों की जो नज़र थी इंडिया के जितने भी रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके राजपाट को छीनने में लगी हुई थी। और इसी के तहत जो जितने भी रूलिंग क्लास के लोग थे ना, वो सभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी अगर आप देखोगे तो अवध के काफ़ी पॉपुलर रूलर थे, वाजिद अली शाह नाम था उनका, उनको भी डिथ्रोन कर दिया गया था, उनके सिंहासन को भी ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। उसके अलावा जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र II, उनको भी उनकी पावर्स को बहुत हद तक सीमित कर दिया था, उनकी पावर्स को सिर्फ और सिर्फ लाल किले तक लिमिट कर दिया था। ये भी रीजंस था जिसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन को लग रहा था कि हमारे जो रूलर्स हैं उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनकी पावर्स को लिमिट किया जा रहा है। तो वो जो है काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे। और इसके अलावा काफ़ी सारे हिंदू पॉपुलेशन भी, हिंदू रूलर्स भी थे, जैसे कि अगर आप रानी लक्ष्मीबाई का केस देखोगे तो झांसी के ऊपर भी अंग्रेज़ों की जो है ख़राब नज़र थी, उसको कब्जा करना चाहते थे। उसके अलावा नाना साहिब भी थे, और बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनकी टाइटल्स और पेंशन्स को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से हिंदू पॉपुलेशन भी उनके खिलाफ थी। तो कुल मिला के सारे रीजन से आप समझ सकते हो, जो रूलिंग क्लास थी भारत की, वो सभी अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज की, मतलब आर्थिक कारण क्या थे इस क्रांति के पीछे। तो इकोनॉमिक कॉज की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि जब से ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा भारत के अंदर हुआ था, तब से इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत मिजरेबल थी, बहुत दयनीय हालत होती जा रही थी, क्योंकि जितना भी वेल्थ और रिसोर्सेज थे वो इंडिया से सारे ब्रिटेन में जाते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बर्बाद हो रही थी। दूसरा, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने पूरी मार्केट के ऊपर, पूरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। सारे जो राइट्स थे वो अपने पास, सारे अधिकार खुद ही रख लिए थे, जिसकी वजह से जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी, जो लोकल घरेलू कंपनियां थी भारत की, उनको बहुत बड़ा झटका लग रहा था।
और सारी जो कंपनीज तो नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो सभी बर्बाद होती जा रही थी। और एक रीज़न ये भी था क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने सभी कोर्ट्स को डिसमिस कर दिया था, ज़्यादातर राजपाटों को छीन लिया था, तो उस राजपाट के अंदर बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए थे राजा के साथ साथ, जिनको रोज़गार मिलता था। तो अब राजपाट ही ख़त्म हो गया तो रोज़गार भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो बेरोज़गार हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। तो ये सभी इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। बात करते हैं रिलीजियस कॉज की, तो धार्मिक कारण भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे इस क्रांति के पीछे। और अगर धार्मिक कॉज की हम बात करें तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियन पीपल जो है वो अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य लोग हैं, तो उनको सिविलाइज बनाने के लिए समाज के अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म करना और जो है विडो रीमैरिज को करना, चाइल्ड मैरिज को बंद करना। तो ये जो है सभ्य बनाने के लिए, सिविलाइज बनाने के लिए कदम उठाए गए थे। लेकिन ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज़ के जो लोग थे उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी लोगों को। तो पहला कॉज था। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस थे। यहाँ पर जो है क्रिश्चियन मिशनरीज भी काम करना शुरू कर चुकी थी, जो ईसाई धर्म प्रचारक भी शुरू हो चुके थे यहाँ पर। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो रिलीजन है वो काफ़ी खतरे में पड़ सकता है, या फिर ये ब्रिटिशर्स एक तरीके से जो है ना, जो लोग थे उनको दुश्मन के तौर पर देख रहे थे अपने धर्म की। तो ये सबसे बड़े धार्मिक रीजन्स बने जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए और लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में जुड़ना शुरू हो गए। अब लास्ट में बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज की बात करते हैं, तो वो है इमीडिएट कॉज। ये सबसे प्रमुख कारण बनता है आपका आंदोलन का। सबसे बड़ा कारण था रॉयल एनफील्ड की राइफल। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी उसके अंदर एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था, सैनिकों को, सिपाहियों को दिया गया था, और उस जो है बंदूक का नाम था रॉयल एनफील्ड। और इस राइफल के अंदर कार्ट्रिजेस थे, कारतूस थे जो उसको रिलोड करने पड़ते थे राइफल के अंदर, और इस कार्ट्रिजेस के ऊपर, इन कारतूस के ऊपर एक ग्रीस्ड पेपर से कवर हुआ करता था, और उन कार्ट्रिजेस को रिलोड करने से पहले उस ग्रीस्ड पेपर को जो सिपाही थे उनको अपने मुंह से फाड़ना पड़ता था। कंट्रोवर्शियल चीज़ ये थी कि लोगों का मानना था वो जो ग्रीस्ड पेपर था वो काऊ और पिग के फैट से मिलकर बना है, तो गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर वो ग्रीस्ड पेपर बना हुआ था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक जो लोग, जो दोनों धर्म के लोग थे, उनके लिए धार्मिक तौर पर बहुत ज़्यादा विवादास्पद चीज़ थी, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, जिससे लगता था कि दोनों के धर्म भ्रष्ट हो सकते हैं। इसीलिए लोगों ने इन राइफल को मानने से या इनका इस्तेमाल करने से साफ तौर पर मना कर दिया। ब्रिटिशर्स को लगा कि पहले हम लोग डराएंगे, धमकाएंगे और इन सिपाहीज को दबा देंगे और मजबूर कर देंगे इन राइफल्स को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिपाही किसी भी हालत में इसको इस्तेमाल करने के तैयार नहीं थे, जिसके जवाब में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक सिपाही को फांसी की सज़ा दी। उनका नाम था मंगल पांडे, और उनको जैसे फांसी दी गई उसके बाद ये जो घटना थी वो एकदम से स्पार्क हो गई। एक तरीके से जो गुस्सा था सिपाहियों का वो फट गया और एक बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। आगे बात करते हैं लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस बहुत आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सिंपली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो अगर पेड क्लासेस या नोट्स हमसे चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। बात करते हैं लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट की, तो देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रीजनल लीडर्स थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रीय नेता थे जो इस आंदोलन को, इस क्रांति को अपनी अपनी जगह पर लीड कर रहे थे। जैसे बात करते अगर कानपुर की, तो कानपुर के अंदर नाना साहिब थे जो इस आंदोलन को, इस क्रांति को लीड कर रहे थे। झांसी की जैसे हमने बात की अभी, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो वो जो है अपने राज्य को, साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। अवध की बात करें, आपको बताया भी था कि अवध के लीडर थे वाजिद अली शाह, उनको डिथ्रोन कर दिया गया था, उनका सिंहासन छीन लिया था। तो उनके जो बेटे थे बिरजिस कादर, वो अवध के अंदर इस अंग्रेज़ों के खिलाफ इस क्रांति को लीड कर रहे थे। बिहार के अंदर बात करें, आरा जिला था, उसके अंदर एक लोकल ज़मींदार थे वहाँ के कुंवर सिंह, वो आंदोलन को लीड कर रहे थे। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ पर शाहमल थे बड़ौत से, वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे
छोटे बड़े लीडर्स थे, ट्राइबल लीडर्स भी थे, रिलीजियस लीडर्स भी थे, जो अपने अपने रीजन्स में इन आंदोलनों को या इस क्रांति को लीड कर रहे थे। बात करते हैं हाउ द ब्रिटिशर्स रिप्रेस द म्यूटिनी, अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म किया। तो काफ़ी सारे तौर तरीके थे। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो आर्मी थी, वो तो पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी थी हमारे जो म्यूटिनर्स थे, सिपाही विद्रोही कर रहे थे उनके सामने। और अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लैंड से स्पेशल फोर्सेस को बुलाया। तो जब इंग्लैंड से स्पेशल फोर्सेस को भारत बुलाया गया इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारी मदद मिली और जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, वो कमज़ोर पड़ने लगी। और उसके अलावा पूरे देश के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको पूरी आज़ादी दे दी गई, पूरे अधिकार दे दिए गए कि वो किसी भी इंडियन को सिर्फ शक के बिना पर, उनको लगता था कि कोई भी इंडियन इस आंदोलन में, इस क्रांति में जुड़ा हुआ था, तो उसको मौत की सज़ा देने का अधिकार था। तो कोई भी ब्रिटिशर्स मुंह उठाकर किसी भी इंडियन को फांसी की सज़ा दे सकता था। ना कोई वकील था, ना कोई दलील थी, ना कोई सुनवाई था। तो इस तरीके से इसको मार्शल लॉ बोला जाता है। ये पूरे देश में लागू हो चुका था। और उसके अलावा अगर देखें तो जितने भी जो हैं सिपाही इस आंदोलन के अंदर थे, इस क्रांति के अंदर थे, उनको खुलेआम जो है फांसी पे लटकाया गया, जिससे कि लोगों को एक डर का मैसेज दिया जा सके, इंडियंस को, कि वो दोबारा कोई भी एक ऐसा आंदोलन करने के बारे में ना सोचें। और आखिरी में जितने भी जो लीडर्स थे हमारे, जो उनको अलग अलग जगह पर लीड कर रहे थे, उनको आइदर या तो उनको फांसी दे दी गई उनको, या फिर वो अपना साम्राज्य छोड़कर जान बचा के भाग गए। तो ये आंदोलन जो पूरा था ना, वो इसी तरीके से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया और ख़त्म हो गया। जैसे बहादुर शाह जफ़र का केस की अगर हम बात करें, तो उनके जितने भी सक्सेसर थे, जो उनके जो वंशज थे, उनको गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया। इस तरीके से मुग़ल एम्पायर का भी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस आंदोलन के बाद अंत कर दिया। तो ये सभी रीजंस थे, इसकी वजह से जो आंदोलन था वो अंग्रेज़ों ने कुचलने में कामयाब हुए। अब आखिरी में बात करते हैं कि रीजंस क्या थे, क्या कारण थे, कहाँ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है फेल हुआ। सबसे पहला रीज़न था वीक लीडरशिप। तो कोई भी मजबूती से भारत का इस क्रांति का नेतृत्व नहीं कर रहा था। हालांकि बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अपने राजपाट के आखिरी क्षणों में थे, आखिरी टाइम पीरियड उनका चल रहा था, और वो प्रॉपरली डायनेमिक तरीके से इस रिवॉल्ट के अंदर एक्टिव भी नहीं थे। तो वीक लीडरशिप थी, जिसकी वजह से आंदोलन, ये जो रिवॉल्ट था, फेल हुआ। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस थे। अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस था वेपन्स में और इक्विपमेंट्स में भी। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्सेस थे, उसके पास मॉडर्न वेपन्स थे, हमारे पास इतने मॉडर्न वेपन्स नहीं थे कि हम उनके टक्कर ले पाएँ। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी था, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ये रिवॉल्ट नहीं था कि जो एरियाज हम कब्जा करते जा रहे थे ब्रिटिशर्स थे, हमें नहीं पता था कि उसको आगे किस तरीके से हैंडल करना है। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी माना जाता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे पावरफुल रूलर्स थे जिन्होंने इस आंदोलन को, इस रिवॉल्ट को ज्वाइन ही नहीं किया। अगर काश उन्होंने ज्वाइन, जैसे बहुत सारे नाम भी इसके अंदर आते हैं, ग्वालियर के सिंधियाज हो गए, जो है हैदराबाद का निज़ाम हो गया, और भी काफ़ी सारे थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, जो अगर काश इस रिवॉल्ट को ज्वाइन करते तो ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसको 1857 में ही एंड किया जा सकता था। तो ये सारा टॉपिक था, मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको आसान भाषा में टॉपिक समझ आया होगा। तो ऐसे ही आसान भाषा में और भी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।